हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मानव नर जनन अंग। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि मानव नर जनन अंग क्या हैं और इनके हर एक अंग के क्या क्या फंक्शन हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मुख्य रूप से नर जनन अंग में कौन कौन से अंग आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आएगा वृषण कोश, दूसरा है वृषण, तीसरा है नर जनन वाहिनियाँ, फिर चौथा है सहायक ग्रंथियाँ, पांचवा है शिश्न, छठा है अधिवृषण और सातवां है शुक्राशय। तो ये क्या है, मुख्य नर जनन अंग है। वैसे अगर देखा जाए तो इसे हम कहेंगे मानव नर जनन तंत्र। ठीक है, इसमें बहुत सारे अंग सम्मिलित होते हैं। तो हर एक अंग का हम काम देख लेते हैं शार्ट में, फिर इसके बाद हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, वृषण कोश क्या होता है, जिसमें वृषण बंद रहते हैं, यानी जो ये आप देख पा रहे हैं ये वृषण है। ठीक है, ये जिसमें बंद रहते हैं उसे हम वृषण कोश कहते हैं। नेक्स्ट है जिसमें शुक्राणु एवं नर लिंग हार्मोन्स बनते हैं उसे हम वृषण कहते हैं, यानी जिसके अंदर, यानी ये जो आप देख पा रहे हैं हल्का गुलाबी रंग का, इसके अंदर क्या होते हैं, शुक्राणु और नर लिंग हार्मोन्स बनते हैं, इसे हम वृषण कहते हैं। ठीक है, नर जनन वाहिनियाँ, ये जो आप देख पा रहे हैं ये नर जनन वाहिनियाँ हैं। ठीक है, फिर है शिश्न, ये वाला जो भाग आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, यह शिश्न है। अधिवृषण, जहाँ शुक्राणु परिपक्व होते हैं, यानी जिसके अंदर यहाँ पर ये जो जो देख रहे हैं वृषण के ऊपर वाला भाग, यहाँ पे क्या होते हैं, शुक्राणु परिपक्व होते हैं। ठीक है, इसके बाद है शुक्राशय, जहाँ पे शुक्राणु संचित रहते हैं या इकट्ठा रहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया मुख्य। अब चलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि ये सब क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वृषण कोश, यानी जिसमें वृषण होता है। तो जो वृषण कोश है, ठीक है, ये त्वचा का बना थैलानुमा कोश है, जो धड़ के सामने तथा शिश्न के आधार पर दोनों टांगों के बीच लटका होता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। ठीक है, ये आपका है क्या, वृषण कोश। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। आगे देख लेते हैं, इसके अंदर दोनों वृषण बंद रहते हैं। वृषण कोश की भित्ति में निम्न स्तर होते हैं, यानी जो वृषण कोश होता है वह त्वचा का बना थैलानुमा संरचना होता है। ठीक है, जो कि दो टांगों के बीच में लटका हुआ रहता है और इसमें वृषण जो होते हैं बंद होते हैं। और इसमें जो वृषण कोश की भित्ति होती है निम्न स्तर होते हैं। सबसे बाहर की ओर ढीली व पतली रोमयुक्त त्वचा होती है। वृषण कोश के दूरस्थ भाग में त्वचा के भीतर ढीले संयोजी ऊतक का स्तर होता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके जो वृषण कोश की भित्ति है उसके स्तर के काम। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे तीसरा, सबसे भीतर और रेखित पेशी तंतुओं का बना एक मोटा सबक्यूटेनियस स्तर होता है, यानी सबसे जो भीतर होगा किसके, वृषण कोश की जो परत होती है, भित्ति होती है, उसके सबसे नीचे, इसे इसे डार्टोस पेशी कहते हैं। तो याद रखिएगा, डार्टोस पेशी किसे कहेंगे, तो सबसे भीतर अरेखित पेशी तंतुओं का बना एक मोटा सबक्यूटेनियस अस्तर होता है, इसे ही हम बोलते हैं डार्टोस पेशी। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं वृषण कोश। थोड़ा यहाँ पे नोट पॉइंट याद रखिएगा, इसे ध्यान देने वाली चीज़ है। ठीक है, वृषण कोश ताप नियामक का कार्य करता है। जो वृषण कोश होता है वह ताप नियामक, यानी शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम करता है। इसका ताप शरीर के ताप से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है, यानी जो वृषण कोश होता है, शरीर का टेम्परेचर मान लीजिए 37 डिग्री है, तो इसका टेम्परेचर 2 डिग्री कम रहेगा, नहीं 35 डिग्री रहेगा। इस प्रकार वृषण का शुक्राणु जनन ऊतक तथा शुक्राणु शरीर के उच्च ताप से बचे रहते हैं, यानी इस कारण से क्या होते हैं, शुक्राणु जनन ऊतक जो होते हैं, यानी जैसे शुक्राणु बनते हैं वह ऊतक हो गए। ठीक है, और शुक्राणु जो होते हैं वह शरीर के उच्च ताप से बचे रहते हैं। सर्दियों में वृषण कोश उष्ण रहने के लिए सिकुड़ कर शरीर के समीप आ जाते हैं।
ठीक है। यानी जब उष्ण, उष्ण का मतलब क्या होता है? उष्ण का मतलब होता है गर्म। यानी सर्दियों के दिनों में जो वृषण होते हैं वह अधिक टेम्परेचर पाने के लिए क्या करते हैं, सिकुड़ करके शरीर के समीप आ जाते हैं, जिससे शरीर की गर्मी उन्हें मिल जाती है। ताप बढ़ने पर वृषण कोष शिथिल होकर नीचे लटक जाते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ गया यानी गर्मी आ गई तो वह क्या होंगे, शिथिल होकर नीचे लटक जाएंगे। वृषणों के वृषण कोश में नीचे न आने पर शरीर के उच्च ताप के कारण शुक्राणु नहीं बन पाते हैं। ऐसा अगर नहीं होगा तो अधिक टेम्परेचर के कारण शुक्राणु नहीं बन पाएगा, जिससे मनुष्य क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, नपुंसक हो सकता है। ठीक है। तंग कपड़े पहनने तथा अधिक गर्मी में भी वीर्य में शुक्राणु की संख्या बहुत कम रहती है। इसलिए जो मेल हैं उनको ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए, बहुत ज़्यादा तंग यानी कसे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नहीं तो आपके जो शुक्राणु हैं वह मर सकते हैं या नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है वृषण। ठीक है, ये पूछा है यूपीबी 2020, 22 और 23 में। स्थिति एवं आमाप। तो जो मनुष्य होता है उसमें 4 से 5 सेमी लंबे तथा 2.5 सेमी मोटे तथा 20 से 25 ग्राम भार वाले गुलाबी रंग के दो अंडाभाग वृषण होते हैं, जैसा कि पहले चित्र में आप देख चुके हैं। यहाँ देखिए, ठीक है, आप इससे देखिए, ये वाला जो देख पा रहे हैं यहाँ, और ये यहाँ। ठीक है, इसकी बात हो रही है जो देख पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। शिशु अवस्था में वृषण उदर गुहा में भीतर वृक्कों के पास स्थित होते हैं। यानी शिशु अवस्था में जब बच्चे एकदम शिशु छोटे होते हैं तो उसमें जो वृषण होते हैं वो वृक्कों के पास अंदर की तरफ होते हैं, किंतु वयस्क में उदर गुहा के बाहर शिश्न के आधार पर वृषण कोश में बंद रहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वृषण के बाह्य आवरण। तो वृषण पर एक मोटा द्विस्तरीय वृषण खोल या टेस्टिकुलर कैप्सूल होता है। ठीक है, जो वृषण होता है उसके ऊपर द्विस्तरीय वृषण खोल होता है, यानी कवर होता है, अस्तर होता है, जिसे हम बोलते हैं टेस्टिकुलर कैप्सूल। इसके बाहरी महीन आवरण को ट्यूनिका वेजाइनेलिस कहते हैं। ठीक है, इसके बाहर एक महीन आवरण होता है। ठीक है, द्विस्तरीय तो होता ही है, लेकिन इसके बाहर जो महीन आवरण होता है उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ठीक है, ये कैप्सूल का भीतरी स्तर मोटा होता है, यानी जो अभी ये अब दो स्तर जो देख रहे हैं, यानी टेस्टिकुलर कैप्सूल जो होता है, ठीक, इसका जो भीतरी स्तर होता है वो मोटा होता है, इसे हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। ठीक है, यह सघन श्वेत तंतु वाले संयोजी ऊतक का बना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम वृषण पिंडक, यानी जिससे वृषण बनते हैं। तो ट्यूनिका एल्बुमोनिया का संयोजी ऊतक वृषण में भीतर तक धंसकर वृषण पट्टिका बनाता है, यानी पट्टीनुमा संरचना बनाएगा। ठीक है, इस तरह बहुत सारा पट्टीनुमा संरचना बनाएगा। ठीक है, आगे जो वृषण के ऊतक को 200 से 400 शंक्वाकार पिंडकों में बांट देता है। ठीक है, जो वृषण पिंडक होते हैं वह क्या करते हैं, बहुत सारी पट्टियां बनाते हैं, गुच्छे नुमा ऐसे संरचना, ऐसे ऐसे बहुत सारा। ठीक है, तो ये क्या बना देते हैं, 200 से 400 शंक्वाकार पिंडक का निर्माण कर देते हैं। आगे देखते हैं अधिवृषण या इपिडिडमिस। अधिवृषण या इपिडिडमिस एक पतली व लगभग 6 मीटर लंबी नलिका से बना होता है। जो अधिवृषण होता है या जिसे हम इपिडिडमिस बोलते हैं, ठीक है, एक पतली लगभग 6 मीटर लंबी नलिका से बना होता है, यानी नली नुमा संरचना होती है, नली आप कह सकते हैं, पाइप समझते हैं। ये अति कुंडलित होकर लगभग 4 सेमी लंबी चपटी व कौमा के आकार की संरचना बनाती है, जो वृषण के अगले, पिछले व बाहरी किनारों के साथ चिपकी रहती है। ठीक है, आगे इसका अगला अगला चौड़ा भाग कैपट इपिडिडमिस या शीर्ष भाग या ग्लोबस मेजर कहलाता है। ओके, आगे बीच का शकरा भाग इपिडिडमिस की बॉडी तथा, ठीक है,
पिछला भाग कांडा एपिडिडमिस या ग्लोबस माइनर कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, एपिडिडमिस के कार्य क्या होते हैं। एपिडिडमिस के कार्य, तो वृषणों में शुक्रवाहिनी में शुक्राणुओं के पहुंचाने के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। यानी जो एपिडिडमिस होते हैं वो क्या करते हैं, शुक्रवाहिनी में शुक्राणुओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं। अस्खलन से पूर्व, यानी जब वीर्य स्खलित होने से पहले शुक्राणु को संचय करके पोषण प्रदान करते हैं, यानी उसमें एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि आगे शुक्राणु गति कर सके। अधिवृषण में शुक्राणु 1 माह तक संचित रह सकते हैं। अस्खलित न होने पर शुक्राणु विघटित हो जाते हैं और उनके तरल का अवशोषण भी यहीं पर होता है। नहीं, अगर वीर्य स्खलन नहीं हुआ तो शुक्राणु का यहाँ पे विघटन हो जाएगा और जो तरल वीर्य होगा उसका यहीं पे अधिशोषण हो जाता है। कहाँ, एपिडिडिमिस के पास। ठीक है, आगे एपिडिडमिस नलिका में क्रमांकुचन से शुक्राणु इसकी नलिका में तथा, अच्छा नलिका में तथा इसके बाद कुछ है, 1 मिनट भैया रुक जाइए। नलिका में तथा नहीं है, उसी पले कट गए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक, जिसे बोलते हैं वायस डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस। एपिडिडमिस के पुच्छ भाग से, यानी लास्ट भाग से, ठीक है, 45 सेमी लंबी एक आंशिक रूप से कुंडलित नलिका निकलती है जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। संरक्षण या इंग्विनल गुहा में से होकर यह उदर गुहा में निकल आती है और मूत्राशय के ऊपर से होती हुई शुक्राशय से मिलकर एजुकुलेटरी या स्खलन वाहिनी बनाती है। इसके सिरे के समीप शुक्रवाहक शुक्राणुओं के अस्थायी रूप से संग्रह करने के लिए फैलकर एम्पुला बनाती है। ठीक है, शुक्रवाहिनी की भित्ति में पेशी स्तर काफी मोटा होता है, अतः इसकी गुहा सक्रिय होती है। और क्या होता है, स्यूडो स्तरीय स्तंभी एपिथेलियम से स्तरित होती है। इसकी कुछ कोशिकाएं चिकने तरल का स्राव करती हैं जो शुक्रवाहिनी की गुहा को चिकना या फिसलनदार बनाता है। शुक्रवाहिनी की पेशी भित्ति की तरंग गति से शुक्राणु शुक्रवाहिनी में आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं स्खलन वाहिनी। तो यह 2 सेमी लंबी व पतली दीवार की बनी होती है। दोनों ओर की स्खलन वाहिनियां प्रोस्टेट ग्रंथियों में से निकलने के बाद यूरेथ्रा में खुलती हैं, स्खलन वाहिनियां। ठीक है, फिर इसके बाद है मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा। तो यह मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका बनाती हैं। इनमें से होकर मूत्र शुक्राणु तथा शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि तथा कार्पस ग्रंथि के स्राव बाहर निकलते हैं। यूरेथ्रा लगभग 20 सेमी लंबी होती है तथा शिश्न में से होकर उसके शीर्ष पर मूत्रोजनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। आगे देख लेते हैं शिश्न। शिश्न क्या होता है, शिश्न पुरुषों में पाए जाने वाला बेलनाकार हर्षण या मैथुनांग होता है। यह त्वचा से ढका होता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, शीशन मूल यानी जो आपका एकदम नीचे का भाग होता है, ठीक, शीशन का यानी जो पूरा बॉडी होती है इसका, ठीक है, लंबा भाग, और शीशन मुंड यानी शीशन के आगे वाला जो भाग होता है उसे शीशन मुंड बोलते हैं। ओके, चलिए सहायक ग्रंथियां देख लेते हैं। नर जनन अंगों से संबंधित अनेक ग्रंथियां पाई जाती है जो किसी न किसी प्रकार नर की जनन क्रिया में सहायता करती है। ठीक है, तो सहायक ग्रंथियां क्या होती हैं, नर जनन ग्रंथियां होती हैं जो कि नर जनन क्रिया के लिए सहायक होती हैं। सबसे पहले हैं प्रोस्टेट ग्रंथियां। तो प्रोस्टेट ग्रंथियां के बारे में देखते हैं। यह एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथियां यूटेरस मैस्कुलाइन के आधार भाग के पृष्ठ पार्श्व में स्थित होती है। प्रत्येक अंडे में अनेक पालियां होती हैं जो अपनी अपनी वाहिनियों द्वारा यूरेथ्रा में खुलती हैं। इनका स्राव वीर्य या सीमेन का 25 से
30% भाग बनाता है। यह हल्का अम्लीय द्रव है जो शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है। इसमें कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम तथा सिट्रेट तथा फास्फेट होते हैं। ये पदार्थ वीर्य के स्कंदन को रोकते हैं और शुक्राणुओं को सक्रिय बनाते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथियां फूलकर बड़ी होने लगती हैं, जिससे मूत्र मार्ग पर दबाव पड़ने लगता है तथा मूत्र त्याग में बाधा उत्पन्न होती है, जिसे हम बोलते हैं कि प्रोस्टेट बढ़ गया है। ठीक है, तो ऐसा होता है इसमें। फिर कार्पस ग्रंथियां हैं, शुक्राशय हैं। आप इसे एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं वीर्य के बारे में। वीर्य क्या होता है भाई? वीर्य शुक्राणु तथा सहायक लैंगिक ग्रंथियों का एक तरल मिश्रण होता है। वीर्य के निम्नलिखित कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य स्त्री की योनि में पहुंचाने के लिए एक तरल माध्यम का कार्य करता है, शुक्राणुओं को पहुंचाने का एक तरल माध्यम प्रदान करता है। शुक्राणुओं का पोषण कर उनको सक्रिय करता है। वीर्य नर की यूरेथ्रा तथा स्त्री की योनि को अम्लीयता से दूर रखता है। इसका पीएच 7.3 से 7.5 होता है। मैथुन के समय स्त्री के जनन पथ को स्नेहक करके घर्षण को कम करता है। ये जो वीर्य होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। नर यौनारंभ, तो भैया नर का यौनारंभ यानी रिप्रोडक्शन करने की क्षमता यानी जनन करने की क्षमता स्टार्ट होने को ही बोलते हैं नर यौना आरंभ। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट होता है इसको देख लेते हैं। तो ये शुरू होता है 13 से 16 वर्ष की आयु में, जिसमें कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहले शुक्र जनन नलिका शुक्राणुओं का निर्माण शुरू कर देती हैं। वृषण कोषों तथा शिश्न के आधार में वृद्धि होती है। कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं और तथा अस्थियों के आकार व पेशी न्यास में वृद्धि होती है। चेहरे तथा शरीर पर बाल उग आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें लक्षण हैं उसके, किसके? नर यौना आरंभ के। स्वर भारी हो जाता है तथा शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है। शुक्र जनन नलिका तथा लीडिंग हार्मोन्स की वृद्धि का नियमन अग्र पिट्यूटरी से स्रावित FSH हार्मोन्स द्वारा होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गए नर यौना आरंभ, उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।